Hello student, myself Miss Priya Jennifer Gaur and I'm here with my class 9th video. The subject is history and the chapter name is French Revolution. So in today's video we are going to discuss the topic, did women have a revolution? तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो हमने एक चीज़ जो देखी वो ये देखी कि जो औरतें थीं, जितनी भी वुमेन थी, उन्हें हमने क्या किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था, फ्रांस ने क्या किया था, उन्हें पैसिव सिटीजन, एज अ पैसिव सिटीजन उनके संग बिहेव किया। उन्हें वोटिंग राइट नहीं था, उन्हें किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं दिया। और जब डिक्लेरेशन आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जब उन्होंने डिक्लेरेशन किया तो उस डिक्लेरेशन का नाम ही दिया था डिक्लेरेशन फॉर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इन सब चीज़ों के बाद जो टॉपिक उभर के आया, अभी तक जो हमने पढ़ा था डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस तक जो हमने पढ़ा, वो अभी इसकी स्टोरी बेस्ड थी। अब यहाँ से क्वेश्चन उठना स्टार्ट हुआ कि जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन की बात करते तो लोग नेशनल असेंबली में जो जेकबिन क्लब के जो मेंबर्स थे और जब वो टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, तो उन्होंने तो एक कसम खा रखी थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। उस दौरान जितने भी वॉर्स हुए सब जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम बच्चों को, घर को और घर की खर्ची कैसे चल रही थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ लेडीज थी, वो फीमेल थी, फीमेल विमेन थी, जिन्होंने क्या किया, घर को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, प्लस बाहर जाके निकल के काम भी किया। इसके बाद भी इन्हें एक भी अधिकार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी। खासा नाराज़ होने के बाद ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा रहा और क्या सही में डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों की क्रांति थी या देखने को मिली, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। From the very beginning, women were very active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. क्या था कि हमने देखा है कि although women को active citizens पे नहीं रखा गया, but still उन्होंने हर एक चीज़ में, हर एक पार्टिसिपेशन में उन्होंने क्या किया, एक्टिव पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि जो भी सरकार आ रही है या जो भी रेवोल्यूशन चल रहा है, इसके बाद जो भी सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाएगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अगर हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें अपनी जीविका को चलाने के लिए काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो क्या वो अपनी जीविका को चलाने के लिए वो क्या करते थे, फूलों को बेचती थी, सब्जी फल ये सब बेचती थी, या फिर जो प्रॉस्पेरस लोग थे, प्रॉस्पेरस लोग इन सेंस मतलब जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, हो सकता है मे बी दे वर क्लर्जी, नोबलमैन, ये जो लोग थे जिनकी कंडीशन अच्छी थी, जिनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी थी, जो प्रॉस्पेरस लोग थे, फाइनेंशियली फिट थे, उनके यहाँ क्या करती थी, उनके घरों में जाके घरेलू काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ऑल दो क्योंकि वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास एजुकेशन या फिर किसी जॉब के लिए ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसे नहीं थे। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could stay at a convent, after which their families arranged a marriage for them. तो एक जो प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया कि मोस्ट वुमेन, क्योंकि सारे वुमेन्स के संग तो ऐसे ही हो रहा था, बट यहाँ पे लिखा गया मोस्ट वुमेन। बहुत सी ऐसी लेडीज थी, बहुत से ऐसे फीमेल थे जिन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं था कि वो पढ़ाई कर सके या किसी जॉब के लिए किसी भी फील्ड में वो अपना वो ट्रेन कर सके। बट जो नोबिलिटी मैन थे, जो नोबल्स मैन थे, कहीं ना कहीं उनकी जो बेटियां थी प्लस वो मेंबर्स थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पेरस थे। अगर आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक्टिव पैसिव सिटीजन्स के बाद जो इलेक्टर्स आते थे, जो टैक्स पे ही थे, जो टैक्स पे करते थे या फिर इतना पेमेंट करते थे टैक्स एज अ टैक्स कि 3 दिन की जो वेजेस होती थी लेबर्स की वो अफोर्ड कर सकते थे। तो जो उनकी बेटियां थी उन्हें पढ़ने की आज़ादी दी जाती थी, वो कॉन्वेंट स्कूल्स में जाके पढ़ सकते थे, और जिसके बाद जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते थे वो उनकी शादी को क्या करते थे, अरेंज कर देते थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि वुमेन्स को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उसके बाद उन्हें क्या क्या अधिकार मिले। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक,
fetch water, queue up for bread and look after their children. Their wages were lower than those of men. यहाँ भी पे इन्हें पार्शलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिली, क्या कि जो वर्किंग वेमेन थी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, अगर वो वर्क करती थी तो क्या थी, उनका क्या क्या करना रहता था, सब पैसे तो कमाने थे प्लस अपने फैमिलीज को देखना रहता था, उनके लिए खाना बनाना, पानी लेकर आना और ब्रेड को लेने के लिए लंबी लाइन में लगना। बच्चों को भी वो देखती थी। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट था, यह कह सकते जो लॉस था, वो ये था कि वो वर्क तो उससे ज्यादा, मेल से ज्यादा करती थी, बट जो उनकी जो मजदूरी थी, जो वेजेस थे उनके, वो पुरुष जाति से कम थे। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. तो जब उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आई ना कि अब हम ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमें मजदूरी कम मिल रही है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या हुआ, उन्होंने इस चीज को डिस्कस करने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब को फॉर्म किया। जैसे जेकबिन क्लब था, वैसे इन्होंने अपने अपने क्लब को फॉर्म किया, न्यूज़पेपर्स को किया। तो अराउंड 60 वुमेन्स क्लब बने हैं। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 60 वुमेन क्लब्स बने, पर उनमें से सिर्फ 2 थी जो बहुत फेमस रहे। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। फ्रांस में अगर हम बात करें तो, फ्रेंच की अगर हम बात करते तो उनके कई शहरों में तकरीबन लगभग 60 क्लब बनाए गए औरतों के द्वारा। बट द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। जो दो क्लब आपके बने, द फर्स्ट वन इज रेवोल्यूशनरी एंड द सेकेंड वन इज रिपब्लिकन वुमेन। ये 2 ऐसे क्लब रहे जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहे। वन ऑफ द मेन डिमांड वॉज दैट, इस सब के दौरान जो उनकी जो मेन डिमांड थी, जो उनकी जो सबसे खास जो मांग थी, वो ये थी दैट women enjoy the same political right as men, कि जैसे पुरुष जाति को उनके राजनीतिक अधिकार हैं, वैसे वो भी अपने लिए क्या चाहती थी, वही राजनीतिक अधिकार चाहती थी। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था रेवोल्यूशन के दौरान, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से खासा नाराज थी। क्यों नाराज थी कि उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स थे या फिर जो उनके अधिकार थे, उनको घटा भी दिया गया, प्लस क्या किया गया, उन्हें पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया। पैसिव सिटीजन्स कौन थे, जो आपके 25 ईयर्स से कम थे, प्लस जिन्हें वोटिंग अधिकार नहीं था, जिसमें बच्चे काउंट किए जाते थे, या फिर जो प्रॉस्पेरस लोग नहीं थे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जो टैक्स पे नहीं थे, उन्हें की कैटेगरी में वुमेन्स को रख दिया गया था। इस बात से वो खासा नाराज थी। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. इनकी मांग क्या थी, पहला जो उन्होंने मांग की थी वो ये थी कि उन्हें अधिकार चाहिए था मतदान करने का, that is right to vote, to be elected to the assembly, वो असेंबली एज असेंबली मेंबर अपने आप को इलेक्ट कराना चाहती थी, ठीक है ना, राजनीति में आना चाहती थी, और वो राजनीति में अपनी पॉलिटिकल ऑफिस को भी होल्ड करना चाहती थी। मतलब जितने भी कार्यालय थे, गवर्नमेंटल जितनी भी प्रॉपर्टीज थे, ऑफिस थे, वो वहां पे अपना ऑफिस चाहती थी कि मतलब उन्हें भी सरकारी कार्य में योगदान देने का मौका मिले। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी उन्हें ऐसा महसूस होता कि जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी मांगे हैं, कहीं ना कहीं उसके चलते उन्हें नई सरकार में आने का मौका मिले। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. अगर हम कुछ अर्ली ईयर्स की बात करते हैं, तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी, जो क्रांतिकारी जो सरकार रही, उन्होंने कुछ तरह के कुछ नियम इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कहीं ना कहीं औरतों की जो जिंदगी थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। वो क्या थे, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। क्या किया उन्होंने, जितने भी राज्य थे, राज्य में उन्होंने स्कूल्स खुलवाए, प्लस उसमें एक चीज जो कंपलसरी की, मैंडेटरी की, वो ये थी कि जो लड़कियां हैं उनकी कंपलसरी है एजुकेशन, कंपलसरी कर दी उनके लिए, मतलब एजुकेशन उन्हें लेना ही लेना है। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। सेकेंड चीज क्या किया था कि उनके जो पिता हैं वो उनको क्या कर सकते थे, जबरदस्ती उनके संग नहीं कर सकते थे, या उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना नहीं करवा सकते थे। पहले तो ये था कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और दूसरी उनकी फैमिली मैरिज अरेंज करती थी। बट अब क्या चेंजेस आ गए थे कि एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया था, सारी फीमेल्स के लिए, प्लस उनके जो पेरेंट्स, स्पेशली फादर जो रहते थे, वो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए हाँ नहीं बुलवा सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया,
जो शादी जो होती थी उसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, जिसके लिए उन्हें सिविल लॉ में जाके अपील करनी पड़ती थी और अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता था। जिससे क्या होता था कि जब वो जज के सामने जाते थे तो जज उनसे पूछ सकते थे कि आप किसी के दबाव में आके तो ये शादी नहीं कर रही है, तो वो वहां पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकती थी। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, और कहीं ना कहीं जो तलाक था, जो तलाक शब्द का हम जो इस्तेमाल करते हैं या जो तलाक वो लेते थे, उसको भी लीगल कर दिया गया था एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन एंड मैन। पहले ये था कि सिर्फ पुरुष जाति तलाक ले सकते थे, बट उन्हें जो नई जो सरकारी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया कि तलाक को उन्होंने क्या कर दिया, लीगल साबित कर दिया। प्लस ये कहा कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों इस सिविल कोर्ट में आके या लॉ के अंदर आके वो क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। विमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। और जो इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिला वो ये था कि पहले तो एजुकेशन, दूसरा उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, तीसरी कि वो अपनी शादी को रजिस्टर करा सकती थी, मतलब उनके संग कुछ भी गलत काम नहीं किया जा सकता था, चौथा कि वो डिवोर्स ले सकती थी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट द फिफ्थ वन कि अब वो अपने जॉब के लिए ट्रेनिंग कर सकती थी, चाहे तो वो आर्टिस्ट बन सकती थी या फिर छोटे पैमाने पे अपना कोई भी बिजनेस व्यापार शुरुआत कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिक्स राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, परंतु क्या हुआ, इन सब के दौरान हमने इतने चेंजेस देखे, पर एक जो उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी, राइट टू वोट, वो अभी तक उन्हें नहीं मिला था। During the reign of terror, the new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. अगर हम reign of terror की बात करते हैं तो जो एक साल का जो टाइमिंग रहा उसमें क्या होता है, रॉबेस्पियर ने क्या किया कि रॉबेस्पियर ने जो नियम लागू करवाए तो उनकी सरकार ने क्या किया था कि एक जो ऑर्डर जो पास ऑन हुआ था उसको बंद करवा दिया गया था कि जो विमेंस क्लब थे उनको बैन कर दिया गया था कि ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना कर पाए। और रॉबेस्पियर जो आपको पता ही है कि 1794 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था और गिल्टिन मशीन के थ्रू। तो उसमें क्या हुआ, उस सरकार के दौरान ये आया था कि अब वो किसी भी पॉलिटिकल क्लब को ओपन नहीं कर सकते थे। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और इसी के अगेंस्ट में जब विमेन्स उतरी थी तो क्या हमें देखने को मिला था कि बहुत सी ऐसी लेडीज जो बहुत प्रोमिनेंट थी, कहीं ना कहीं सत्ताधारी थी, कहीं ना कहीं वो उस चीज में काफी अच्छा कर रही थी, उन्हें पकड़ा गया और उनमें से कई लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। Women movements for voting rights and equal wages continued throughout the next 200 years in many countries of the world. Oh my God! क्या हमने देखा यहाँ पे कि तकरीबन आने वाले 2 साल तक, है ना, उसके आने वाले 1794 के बाद भी 2 साल तक उन्हें क्या देखना पड़ा कि हर एक विश्व के हर एक कोने में देखने को मिला कि जो औरतों का जो संघर्ष था, जो मूवमेंट था, वो चला आ रहा था। किस लिए? मतदान करने के अधिकार के लिए, और प्लस कि उन्हें भी अधिकार हो कि जितनी मजदूरी एक मेल को मिलती उतनी फीमेल को मिले। और ये प्रोसेस लगभग आपका 2 साल तक चला। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century. और फिर फाइनली जो ये जो मूवमेंट, जो फाइट चल रही थी, उनकी जो एक मार चल रही थी, एक जो उनका जो मूवमेंट चल रहा था वोटिंग के लिए, उसके लिए उनको काफी दिक्कतें तो फेस करनी पड़ी। पर क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th, मतलब 19 भी लग चुका था, 19 के पार वो पहुंच चुके थे। लेट 19 का मतलब क्या होता है कि 19 आपका चल रहा हो, और अर्ली 20 मतलब जब आप 1900 से पार कर जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. इस लास्ट लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा, ये वन वर्ड में या फिर इन द ब्लैंक्स या मैथ्स ऑफ कॉलम में पूछा जा सकता है कि क्या वो ये जो था प्रोसेस, जो धारण चला आ रहा था अपने अधिकार के लिए, वो जो फाइट कर रही थी, कई लेडीज के लिए, कई देशों की औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये एक बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट बना, मेमोरीज बने कि जब फ्रांस की लेडीज कर सकती तो वाई नॉट वी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हर एक लेडी क्या हुई, इस फाइट में लग गई। और फिर फाइनली जब हम बात करते हैं फ्रांस की, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, हम जब फ्रेंच चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर फाइनली क्या हुआ, 1946 रॉबेस्पियर 1794 में वो एक्सपायर हुए थे, एग्जीक्यूट किया गया था उन्हें। और तकरीबन 2 साल की फाइट के बाद फाइनली 200 इयर्स की फाइटिंग के बाद इन्हें 1946 में इन्हें अधिकार मिला दैट दे कैन वोट। तो यस, द टॉपिक itself asks a question that did women have a revolution? So we can say that yes, women have a revolution.
एंड आई थिंक इसी के संग आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।